जून 1576 की उस तपती दोपहरी में हल्दी घाटी के दर्रे में जो खून बहा, उसने मेवाड़ की मिट्टी का रंग हमेशा के लिए बदल दिया था। इतिहास की किताबों में अक्सर हल्दी घाटी को एक निर्णायक युद्ध के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन असल कहानी तो उस दिन के बाद शुरू हुई जब धूल जमी और सन्नाटा पसर गया। महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे कठिन और गुमनाम संघर्ष तो उस हार के बाद शुरू हुआ, जिसे आज भी पूरी दुनिया के रणनीतिकार एक सबक की तरह देखते हैं। अकबर का साम्राज्य उस समय अपनी पूरी ताकत पर था। भारत का एक बड़ा हिस्सा उसके अधीन था और साधन संपन्न मुगलिया सल्तनत का एकमात्र लक्ष्य था मेवाड़ का किला। प्रताप के पास न तो अपार धन था, न ही विशाल सेना। जो कुछ था वह था अरावली की कठोर चट्टानें और स्वाभिमान की वह आग जो कभी बुझती नहीं थी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप का जीवन किसी महल में नहीं, बल्कि जंगलों और गुफाओं में बीता। एक ऐसा राजा जिसने घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी अपने सिर को मुगलिया दरबार में झुकने नहीं दिया। हल्दी घाटी के बाद का समय प्रताप के लिए आत्ममंथन का था। उन्हें समझ आ गया था कि आमने सामने के युद्ध में मुगल तोपखाने और विशाल सेना का मुकाबला करना असंभव है। यहीं से उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वारफेयर को एक नया रूप दिया। अरावली की पहाड़ियों को उन्होंने अपना किला बना लिया। मुगल सेना जब भी पहाड़ियों में प्रवेश करती, प्रताप के भील योद्धा अचानक हमला करते और गायब हो जाते। ये संघर्ष कोई 1-2 साल का नहीं, बल्कि दशकों का था। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जो कभी मखमल के गद्दों पर सोता था, वह अब सर्द रातों में पत्थरों पर सोने को मजबूर था। इतिहास के पन्नों में यह दौर बहुत कम दर्ज है कि कैसे महाराणा ने अपनी पूरी संपत्ति और राज्य की जनता को बचाने के लिए खुद को बेघर कर लिया था। उनकी पत्नी और बच्चों को जंगलों में दर-दर भटकना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार जब भूख से तड़पती अपनी बेटी के लिए उन्होंने घास की रोटी बनाई थी, तभी एक जंगली बिल्ली उस रोटी को छीन ले गई थी। उस पल ने प्रताप के दिल को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह वो क्षण था जहां एक राजा का व्यक्तिगत दुख राष्ट्र की स्वाधीनता के संघर्ष में बदल गया। अकबर ने उन्हें झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मान सिंह से लेकर शाहबाज खान तक मुगलिया दरबार के सबसे बड़े सेनापतियों को मेवाड़ भेजा गया। कुंभलगढ़ का किला हाथ से निकल गया, गोगुंदा पर मुगलों का कब्जा हो गया, लेकिन प्रताप अरावली की गोद से नहीं निकले। यह भी एक रोचक तथ्य है कि इस पूरे दौरान प्रताप का मुख्य केंद्र चावंड बना। चावंड में उन्होंने जो राजधानी बसाई, वह न केवल एक प्रशासनिक केंद्र थी, बल्कि कला और संस्कृति का भी गढ़ थी। वे केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे एक संस्कृति को बचा रहे थे। इतिहासकारों में आज भी इस बात पर बहस होती है कि क्या प्रताप का संघर्ष सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई थी या फिर ये एक बड़े सांस्कृतिक टकराव का हिस्सा था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह अकबर की विस्तारवादी नीति का विरोध था, जबकि कुछ इसे एक भारतीय राजा की अपने पूर्वजों की धरती के प्रति अटूट निष्ठा मानते हैं। हकीकत जो भी हो, यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि सत्ता और संसाधनों की कमी किसी विचार को खत्म नहीं कर सकती, अगर उसका नेतृत्व करने वाला संकल्प का पक्का हो। दिवेर का युद्ध, जिसे अक्सर लोग हल्दी घाटी की छाया में भूल जाते हैं, वास्तव में प्रताप के संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। 1582 में हुआ यह युद्ध साबित करता है कि प्रताप केवल भाग नहीं रहे थे, वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। दिवेर में उन्होंने मुगलों की उस सैन्य व्यवस्था की कमर तोड़ दी जिसे अकबर ने दशकों में खड़ा किया था। इसके बाद मुगलों का मेवाड़ पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप का यह गुमनाम संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीत सिर्फ मैदान जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने मूल्यों पर अड़िग रहने में होती है। उनके जीवन के अंतिम वर्ष भले ही शांतिपूर्ण थे, लेकिन उन वर्षों का आधार उन्हीं संघर्षों ने रखा था जो उन्होंने हल्दी घाटी के बाद लड़े थे। जब वे 1597 में इस दुनिया से विदा हुए, तब तक उन्होंने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से हासिल कर लिया था। उनकी कहानी हमें बताती है कि इतिहास केवल जीतने वालों का नहीं होता, इतिहास उनका भी होता है जो झुकने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको आज की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
और आप इतिहास के ऐसे ही अनसुने और गौरवशाली पन्नों के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें।